नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस एक खबर 1 मिनट के बुलेटिन में एक मिनट में हर खबर का पूरा विश्लेषण आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी 2022 चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इसमें बूथ अध्यक्ष यानी रैली जैसा आप एक तरह बूथ अध्यक्ष ही कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो व ठीक ढंग से बूथ अध्यक्ष शामिल हो, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर और कानपुर जा रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अवध और काशी में जा रहे हैं, 2 क्षेत्रों की बैठक में आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है और संगठन की विधिवत चर्चा हुई है। राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक क्या गतिविधियां चल रही हैं, ये सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं और आग्रह किया गया है कि सभी कार्यक्रम नीचे तक भी कैसे सक्रिय हो, कैसे नीचे तक उतरे, इसकी सभी चिंता करना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। हम तो कह के आए हैं, दिवाली पर मैंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसको अच्छी तरह साफ कर देना और कहीं अगर धुआं लगा हो तो धुआं भी निकाल देना, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी लोग आ रहे हैं। अखिलेश यादव के चिलमजीवी वाले बयान पर संतों ने प्रतिक्रिया जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, अखिलेश यादव अपने इस बयान के लिए क्षमा मांगे। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया, यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक लखनऊ में होगी, जिसका कल गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। वहीं 21 नवंबर को डीजीपी और आईजी की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में राज्यों के डीजीपी और दूसरी फोर्स और अन्य बलों के आईजी रैंक के करीब 80 ऑफिसर शामिल होंगे। कल लखनऊ में से होने वाली बैठक को लेकर आज सीएम योगी से सभी तैयारियों को जायजा लिया। ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक यूपी पुलिस के मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजित होगी। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। 20 और 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश के सभी प्रदेशों की पुलिस के मुखिया इसमें शामिल होंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुखिया भी इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी इन 3 दिनों तक इसी कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए। उन्हें अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना नाम रख लेना चाहिए और अपनी पार्टी का भी नाम जिन्नावादी पार्टी रख लें। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रखिए और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। इसके साथ ही भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला। निरहुआ ने कहा कि सब जानते हैं कि अखिलेश को एक रंग से नफरत है और ये जिन्ना की विचारधारा वाली पार्टी है। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। कल पीएम मोदी झांसी के दौरे पर रहेंगे, जहां रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
एक बहुत बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी हैं, एडिशनल पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं। उसके अलावा पीएससी लगी है और केंद्रीय संगठन के भी हमारे पास फोर्स आई है। इसके साथ से सीपीएमएफ की फोर्स है, लगभग 12 जिले की फोर्स हमारे पास है और उनको पिछले 2 दिन से ब्रीफिंग कराई जा रही है, डिप्लॉयमेंट कराई जा रही है। कल एक तरह से रिहर्सल भी कराया गया था। वहीं 17 नवंबर से राष्ट्र रक्षा समर्पण जलसा पर्व के तौर पर मनाने की नई परंपरा ने लोगों की खुशी कई गुना बढ़ा दी है। लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। ये सिर्फ मोदी जी की दम पे हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि झांसी को बिल्कुल चमका दिया गया है। झांसी दुल्हन की तरह सजी हुई है और झांसी के चारों तरफ ऐसा माहौल है जैसे कि कोई शादी समारोह में माहौल होता है। और मोदी जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से पूरे देश पे और हमारे उत्तर प्रदेश पे और झांसी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। 21 साल से यूपी और उत्तराखंड के बीच चला आ रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ गया है। उत्तराखंड के सीएम धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और विवाद को सुलझा लिया गया। सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि बंटवारे के बाद कई मुद्दे थे जो अब सुलझा लिए गए हैं। 21 साल से जो मामले हमारे लंबित पड़े थे, आज सभी मामलों पर हमारी सहमति बन गई है और सभी मामले निस्तारित कर दिए जाएंगे। आज बैठक में ही सारे निर्णय ले लिए हैं। उसमें जो प्रमुख रूप से हमारे सिंचाई विभाग की जो 5700 हेक्टेयर भूमि है, वो 5700 हेक्टेयर भूमि पर ज्वाइंट सर्वे होगा दोनों राज्यों का। हालांकि कुछ मामलों के लिए यूपी ने 15 दिन का समय मांगा है। धामी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को भी वापस लेगी और 15 दिन बाद जो भी मामले बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। चाहे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा गए या उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गए, जो न्यायालयों में है उसको सारे बात वापस लिए जाएंगे। दोनों सरकारों की सहमति इस पर भी बनी। परिसंपत्तियों को लेकर लखनऊ में बैठक हुई जिसमें सभी मुद्दे सुलझने की बात कही जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो काम अपने 2 कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई वो काम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने कर दिया और इसे उपलब्धि बताया। कांग्रेस की सरकार पहले भी रही है। माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय भगोड़ा जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने इसको पहले अगर करते, वो सिर्फ आंकड़े गिनाए उन्होंने, खाली कि हमारी इतनी परिसंपत्तियां हैं, इससे ज़्यादा कोई बढ़कर के बात नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बात नहीं की और आज बात कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पौने 5 साल में कुछ नहीं किया, तब चुनाव से पहले ये बैठक कर दी गई ताकि चुनाव में अगर जनता सवाल पूछेगी तो बीजेपी कह सकेगी कि बैठक की है। तो ये बिल्कुल फेल है। एक सवाल न पूछा जाए, इसलिए होशियारी के साथ उस पूछे जाने वाले सवाल को चुनाव के मौके पर कि क्या किया परिसंपत्तियों में, दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तीनों जगह, तो इससे बचने के लिए ये नाटक रचा गया है। कानपुर में जीका वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के भारी क्षेत्रों से अब शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में ये वायरस पहुंच गया है। दर्शनपुरवा में अब जीका के 2 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में फॉगिंग कराई जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। अगर कुल मरीजों की बात करें तो कानपुर में अब तक जीका वायरस के 134 मरीज हो गए हैं। जीका का कहर जारी है और इसी के साथ अधिकारी भी अब सक्रिय हो चले। कैंटोनमेंट से चल के चकेरी और चकेरी से फैतुलगंज होते हुए कानपुर के दर्शनपुरवा जो हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, वहाँ जीका के पेशेंट मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी कमर कस ली है। जहाँ एक तरफ एंटी लार्वा का स्प्रे कराया जा रहा है तो आसपास के 150 से ज़्यादा घरों में स्क्रीनिंग कराई जा रही है। अगर बात की जाए तो अभी तक कानपुर के अंदर 5 लाख के आसपास लोगों की स्क्रीनिंग को लोग आप देख सकते हैं लिटरेचर कैसे दिया जा रहा है लोगों को। और यही वो घर है ठीक सामने जहां ये जीका का बोर्ड लगा है। इन परिजनों को 7 लोगों को इसमें होम क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके घर के बाहर ये बैनर लगा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से गायत्री प्रजापति को जमानत मामले में कोई राहत नहीं मिली। दरअसल गायत्री प्रजापति ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल गायत्री प्रजापति ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए अर्जी दाखिल की थी। हालांकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी पर उन्हें कोई राहत नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को हाई कोर्ट जाने की बात कही है। आपको बता दें
कि ईडी की स्पेशल कोर्ट में गायत्री प्रजापति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। हालांकि वहां उन्हें जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट डिफॉल्ट बेल दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी गायत्री प्रजापति को राहत नहीं मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को यह जरूर कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करें और हाई कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर विचार करे। नोएडा ने अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए नोएडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस, नई दिल्ली टेलीफोन विभाग ने मिलकर ये कार्रवाई की है। नोएडा के सेक्टर 63 से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपों के मुताबिक ये विदेशों से आने वाली इंटरनेट कॉल को टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए चलाते थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन विदेशी कॉल को ट्रेस नहीं कर पा रही थी और ऐसे में राजस्व और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया था। हालांकि मुख्य आरोपी हारून ठेकेदार अब तक फरार है। वडोदरा, गुजरात की सुलेमा रशीद अली के नाम पर आईटी कंपनी का कॉल सेंटर खोलने का लाइसेंस था और इसी लाइसेंस की आड़ में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। 3